मित्रों, वैसे तो महाभारत और रामायण की प्रामाणिकता भारत के घर घर में और कोने कोने में बसी हुई है। फिर भी कुछ लोग इसकी ऐतिहासिकता को जानना चाहते हैं या साक्ष्य मांगते हैं। तो आइए ये महाभारत के 10 ऐसे साक्ष्य को देखते हैं जो इसके ऐतिहासिक प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं। नंबर 1, जरासंध का अखाड़ा, राजगीर, बिहार। मित्रों, महाभारत काल के मगध राज्य में, जो आज के बिहार झारखंड क्षेत्र में फैला हुआ था, शक्तिशाली राजा जरासंध का शासन हुआ करता था। जरासंध अपने मल्ल युद्धों के लिए जाना जाता था और महाबली भीम ने उसे उसी के अखाड़े में मल्ल युद्ध में पराजित किया था। वही जरासंध का अखाड़ा आज भी बिहार के राजगीर नगर में मौजूद है। हालांकि यह स्थान आज जर्जर अवस्था में है, फिर भी यहाँ उस अखाड़े के अवशेष साफ नजर आते हैं। इस अखाड़े की दीवारें ऊंची है और इसके अंदर मल अभ्यास के लिए कई हिस्से बने हुए हैं। यहाँ के स्थानीय लोग आज भी जरासंध के इतिहास को याद करते हुए नजर आते हैं। नंबर 2, द्रौपदी की यज्ञ वेदी, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। महाभारत काल के राजा द्रुपद की राजधानी काम्पिल्य नगरी थी। ये काम्पिल्य नगर आज भी उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में काम्पिल नाम से जाना जाता है। इस काम्पिल क्षेत्र में महाराज द्रुपद का राजभवन आज भी जर्जर अवस्था में मौजूद है। यही नहीं, यहाँ द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के जन्म के लिए जो विशाल यज्ञ वेदी का प्रयोग हुआ था, उसके अवशेष भी मौजूद है। राजा द्रुपद के राजभवन के प्रांगण में द्रौपदी कुंड भी है, जहाँ स्थानीय लोग आज भी श्रद्धावश यदा कदा प्रार्थना पूजा करते देखे जा सकते हैं। राजा द्रुपद के इस राजभवन का हजारों वर्ष पूर्व का इतिहास स्वयं अपनी प्रामाणिकता बयान कर रहा है, किंतु इसे लेकर लोगों में जागरूकता की कमी है। नंबर 3, कर्ण का अंग प्रदेश, भागलपुर, बिहार। दुर्योधन ने कर्ण की शक्ति को देख उससे मित्रता करने के लिए उसे अंग प्रदेश का राजा घोषित कर दिया था। यह अंग प्रदेश तब मगध का पड़ोसी राज्य था और जरासंध के भय से यहाँ कोई भी राजा उचित रूप से शासन नहीं कर पाता था। सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने वीरता से इस समस्या का समाधान किया और अंग प्रदेश को एक समृद्ध राज्य बनाया। आज यह अंग प्रदेश बिहार और झारखंड के सीमा पे स्थित भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में स्थित है तथा अंग प्रदेश की राजधानी चंपा के नाम से इस क्षेत्र में आज भी चंपा नामक स्थान मौजूद है। यहाँ आज भी लोग कर्ण को अंग प्रदेश के राजा के रूप में याद करते हैं। नंबर 4, कंस महल, मथुरा। महाभारत काल में मथुरा से शासन करने वाले कंस का किला आज भी मथुरा नगर में यमुना नदी के किनारे उत्तरी दिशा में मौजूद है और यह वर्तमान में भी कंस किला के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ कंस का सभागार और शस्त्रागार भी मौजूद है। इस किले की एक अति विशेष बात यह है कि ये भूमि से लगभग 4 मंजिला नीचे की तरफ भी निर्मित है, जहाँ संभवतः कंस कुछ तांत्रिक गतिविधियां किया करता था। इस किले के अंदरूनी भाग में कुछ गुप्त मार्ग भी बने हुए हैं, जिसकी निकासी या तो यमुना के तट पर होती है या फिर अज्ञात है। नंबर 5, लक्षागृह, वारणावत, हरियाणा। महाभारत काल का वो लक्षागृह जिसे दुर्योधन ने पांडवों को धोखे से मारने के लिए बनवाया था, वर्तमान समय में हरियाणा के बागपत जिले में मेरठ अर्थात तब के हस्तिनापुर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये प्राचीन गांव वारणावत, जो आज बरनावा के नाम से जाना जाता है, उन 5 ग्रामों में से एक था जिनकी मांग पांडवों ने दुर्योधन से महाभारत के युद्ध को टालने के लिए की थी। इसी बरनावा गांव में महाभारत काल का लक्षागृह टीला आज भी मौजूद है। इस स्थान पर एक सुरंग भी है जो हिंदनी नदी के किनारे पर खुलती है। पांडवों ने इसी सुरंग मार्ग का प्रयोग लक्षागृह में लगे भयानक आग से बचने के लिए किया था। इसी के आसपास एक पांडव किला भी है, जिसमें अनेक देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां देखी जा सकती है। नंबर 6, विराट नगर, अरावली क्षेत्र, राजस्थान। 12 साल का वनवास काटने के बाद जब पांडवों को 1 साल तक अज्ञातवास में रहना था, तब वे राजा विराट के नगर में जाकर अपने पहचान को गुप्त रखकर रुके थे। यह विराट नगर वर्तमान के
राजस्थान राज्य में जयपुर शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पहाड़ियों की गोद में स्थित है। यह विराट नगर प्राचीन काल में मत्स्य देश की राजधानी हुआ करती थी। आज भी अलवर, दौसा और जयपुर के कुछ क्षेत्रों को यहाँ के स्थानीय लोग मत्स्य भूखंड का ही हिस्सा मानते हैं। स्थानीय लोग आज इस क्षेत्र को बैराट के नाम से पुकारते हैं। अरावली की घाटियों में बसे इस पूरे क्षेत्र में महाभारत काल के अवशेषों के प्रमाण मिलते हैं। नंबर 7, हिडिंबा से जुड़ी जनजाति, दीमापुर, नागालैंड। महाभारत काल में भीम की पत्नी हिडिंबा दीमापुर, नागालैंड के जंगली क्षेत्रों में रहने वाले कस्बे की राजकुमारी थी। दीमापुर कभी हिडिंबापुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ के जंगलों में ही हिडिंबा ने कुंती पुत्र भीम से विवाह किया था और बाद में घटोत्कच को जन्म दिया था। यहाँ रहने वाली दिमाशा जनजाति के लोग खुद को हिडिंबा का वंशज मानते हैं। दीमापुर में हिडिंबा की बाड़ी नाम से भी एक प्रचलित स्थान मौजूद है, जहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। नंबर 8, पांडवों का पश्चाताप, लोहागल गांव, राजस्थान। राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले से 70 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वत की घाटी में बसा ये लोहागल गांव महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। महाभारत के युद्ध के बाद सारे पांडव भाई अपने भाई बंधुओं और स्वजनों के वध के पाप से अत्यंत दुखी थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि वे तीर्थ यात्रा पर निकले और जिस भी तीर्थ स्थल पे उनके हथियार लुप्त हो जाएं, उसी स्थान पर उन्हें इस पाप बोझ से मुक्ति मिलेगी। इसी क्रम में पांडव इस गांव में पहुंचे और यहाँ एक पवित्र कुंड में अपने शस्त्र डाल दिए। इस स्थान पर उनके शस्त्र लुप्त हो गए और इस कारण से लोक भाषा में इस जगह का नाम लोहागल पड़ गया, जो आज भी लोहागल गांव के नाम से ही जाना जाता है। इस कुंड के पास ही प्राचीन शिव मंदिर, हनुमान मंदिर तथा पांडव गुफा भी मौजूद है। नंबर 9, केदारनाथ मंदिर, रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड। हस्तिनापुर के सिंहासन पर 36 वर्षों तक शासन करने के बाद जब पांडवों के मन में एक बार फिर युद्ध में हुए हिंसा, संहार और अपने कौरव भाइयों के वध को लेकर ग्लानि उत्पन्न हुई, तब वे सत्ता अपने पौत्र और अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को सौंपकर मोक्ष की खोज में हिमालय की ओर निकल गए। इस पाप बोझ से मुक्ति के लिए वे भोले बाबा से अपने द्वारा हुए हिंसा के लिए क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करने लगे। भोले बाबा नंदी का रूप धारण कर वहां प्रकट हुए, किंतु पांडवों को दर्शन दिए बिना ही वहां से जाने लगे। जब पांडवों ने उन्हें रोकने के लिए उनका पीछा किया, तब वे बर्फ में अपने सर की ओर से अंदर समाने लगे। भीम समेत अन्य भाइयों ने उनके शरीर को पकड़कर उन्हें बाहर लाने का प्रयास किया, किंतु वे बाहर नहीं आए और फिर इसी स्थान पर पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण किया, जहां आज भी महादेव की शिवलिंग नंदी रूप में केवल अर्ध रूप से बाहर दिखते हुए स्थापित है। मित्रों, आप ये भी जान ले कि इस मंदिर के निर्माण का और कोई ऐतिहासिक दावा सिद्ध नहीं है, अर्थात किसी अन्य ऐतिहासिक वंश ने इसके निर्माण की जिम्मेदारी नहीं ली है। नंबर 10, द्वारका नगरी, द्वारका, गुजरात। गुजरात के पश्चिमी तट पर अरब सागर में खोज के दौरान विशेषज्ञों को एक प्राचीन नगर के अवशेष मिले। यह अवशेष किसी अति विकसित नगर संरचना का हिस्सा लगते हैं। समुद्र के भीतर पाई गई ये संरचना भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के व्याख्या से मेल खाती है, जो अपने ऊंचे ऊंचे दीवारों, द्वारों व भवनों के लिए जानी जाती थी। कई बार हुए अलग अलग खोजों में इस प्राचीन किंतु अति विकसित नगर के प्रमाणों को 5000 वर्षों से लेकर 9000 वर्ष तक पुराना बताया गया है। और फिर आप सब महाभारत में वर्णित द्वारका नगर के डूबने और समुद्र में समाने की बात से भली भांति अवगत हैं। मित्रों, रामायण और महाभारत हमारे लिए केवल आस्था के विषय नहीं है, ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है और इसलिए इन पर अध्ययन, शोध और मनन करना आवश्यक है, न कि केवल कथा या कहानी के रूप में इन्हें पढ़ना या सुनना।